नमस्कार दोस्तों, आपका रिजवाना बनाम पूजा तमन्ना की कहानी संस्मरण और कविता चैनल में स्वागत है। आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी नैहर आपको सुनाने जा रही हूँ। पिछले 1 महीने से अलग अलग नलियों में जकड़ी पड़ी तथा कोमा में गई अपनी माँ को वो देख रही थी। कभी उसके सर पर हाथ फेरती, कभी उसका हाथ पकड़ती, हर बार उसे पुकारती, माँ देखो ना, मैं आ गई हूँ। उसके मन में आशा का एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता रहता। शायद आखिरी सांस लेने से पहले किसी तरह उसकी माँ को पता चले कि उसकी लाडली बेटी उसकी मृत्युशैया के पास थी। मन ही मन हजारों बार भगवान से विनती करती, हे भगवान, सिर्फ एक बार इसकी आंखें खुलवा दो, मुझे देख लेने दो, मेरे नज़दीक होने का इसे एहसास दिलवा दो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक बार रात भर उसकी आंख लगी नहीं, लेकिन तड़के तड़के लग गई। जब डॉक्टर माँ को देखने आए तो वो हड़बड़ा कर जग पड़ी। डॉक्टर ने हमेशा की तरह उसकी माँ को तपासने की शुरुआत की और तुरंत उसकी ओर मुड़कर बोले, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर का कई वर्षों से उसके परिवार से परिचय था। अक्सर उसके पीहर में आना जाना हुआ करता था। उन्होंने धीरे से उसके कंधों पर को थपथपाया। नर्स ने उसकी माँ को लगी नलियाँ निकालने की शुरुआत की। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके पास होने का कोई भी एहसास उसकी माँ को नहीं हुआ था। उसने आने में बहुत देर कर दी थी। माँ, तुमने मुझे कितनी बड़ी सज़ा दी। उसका मन दर्द से कराह उठा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी औपचारिकताएं होनी थी होती रहीं। लोगों को फ़ोन किए गए। उनके फार्म हाउस पर लोग जमा हो गए। उसका भाई रीति रिवाज निभाता रहा। वो गुमसुम सी देखती रही। जब घर पर काम करने वाली औरतों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया, तब वो उन पर चीख पड़ी, खामोश, बाहर निकल जाओ। इन सब औरतों के साथ किसी न किसी समय उसके पिता के अनैतिक संबंध रह चुके थे। उसे बेहद गुस्सा आया। उन औरतों की जिस्म पर सोना था। उनके पक्के घर बन चुके थे। माँ को उसके पिता ने कभी सोने की चेन तक नहीं दी थी। माँ ने खुद ये सब झेल कर भी कभी किसी को कुछ बताया नहीं था। उसी ने एक बार अपनी आँखों से देख लिया था। उसका माथा ठनक उठा था। इतनी सुंदर, शालीन, गुणवती पत्नी होने के बावजूद उसके पिता ने ऐसा क्यों किया था? अपने पिता पर आए क्रोध के कारण उसने पीहर जाना काफ़ी कम कर दिया था। वो काफ़ी मशहूर वकील थी। माँ पर होने वाले अन्याय का एहसास होने के बाद उसने उस किस्म की परिस्थितियों से गुजरने वाली औरतों से फीस लेना बंद कर दी थी। लेकिन माँ उसे बार बार बुलाती रहती। उसे कहती, मेरी खातिर आओ, हमेशा 2 दिन रहकर लौट जाती हो। तुमसे कितनी सारी बातें करने का मन होता है। कभी तो समय निकाल कर 8-10 दिनों के लिए आओ। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। देखो, मैंने सब कुछ हंसते हंसते सह लिया। शायद मेरी किस्मत थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई पीहर नहीं था, तेरा है। कई बार मन करता है तेरा सर अपनी गोद में रखकर सहलाती रहूं। माँ की विनती हमेशा चालू रहती। कभी कभी वो अपनी बेटी को भेज दिया करती। नानी नवासी की खूब पटती थी, मानो दोनों खूब अंतरंग सहेलियां हों। उसकी बेटी शादी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया चली गई तब माँ खूब रोई थी। माँ की एक फुफेरी बहन हैदराबाद में रहती थी। दोनों का आपस में बड़ा लगाव था। कभी कभार माँ उसे और उसके छोटे भाई को लेकर
लग जाती। मौसी उनका खूब लाड़ करती। मौसी के 5 बच्चे थे। उसकी माली हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। माँ भी बिना रिजर्वेशन 3rd क्लास में ही सफ़र करती। लौटते समय मौसी उसकी माँ के लिए माँ की पसंद से ही 2-3 कॉटन की साड़ियाँ खरीद देती। दोनों भाई बहन के लिए भी कपड़े खरीद देती। लेकिन माँ ने मौसी को कुछ दिया हो उसे याद नहीं। उसके पिता माँ को कभी पैसे देते ही नहीं थे। इतने में हल्के से भाई ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये सब मंत्रोच्चार हो चुके थे और जो भी कुछ होना था हो चुका था। माँ की अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। उसे उठाया गया, बाहर लाया गया। घर से गेट दूर था। वो गेट तक गई और देर तक देखती रही। उसकी जननी कभी न लौटने के लिए जा रही थी। कुछ देर बाद भाई लौटा। कितना समय लगा उसे पता नहीं लगा। स्नान आदि हो गए। कुछ लोग रुके, कुछ चले गए। अचानक उसके ध्यान में आया, माँ की चिता के साथ साथ उसका नैहर भी जल गया था। अब वो किसी की गोद में अपना सिर नहीं रख पाएगी। 10-12 दिनों के बाद वो वापस लौट गई। उसकी बेटी ऐसे समय पर ऑस्ट्रेलिया से आएगी ऐसी उसे एक भोली सी उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं आई। सिर्फ हफ्ता भर आओ कहकर उसने बहुत विनती की, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। अब उसे पता चला कि जब उसे उसकी माँ इल्तिजा करके बुलाती रहती और वो टाल जाती तब उसके माँ पर क्या गुजरती होगी। दिन बीतते गए। उसका भाई कभी कभार बुलाता, लेकिन माँ के बिना सूने घर में जाने का उसका मन कतरा था तथा एक अपराध बोध भी सताता। फिर एक दिन उसके भाई का फ़ोन आया। उसने वो पुश्तैनी घर तथा अतराफ की ज़मीन बेचने का फैसला कर दिया था। उसने कहा, माँ ने एक बैग आपके लिए रखा था। वो बैग मेरी नज़र से परे हो गया और मैं आपको बताना भूल ही गया। अब कि आप ज़रूर आइए और अपने घर को आखिरी बार देख जाइए। कहते हुए भाई का गला भी भर आया। अब उसने जाने का निश्चय कर लिया और वो गई भी। वो पहुंची तब तक काफ़ी सामान पैक हो चुका था। माँ को बगीचे में काम करने का बेहद शौक़ था। रॉक गार्डन, अलग अलग ऋतु में होने वाले फूल, किस्म किस्म की बेलें, मोतिया तथा गुलाब की क्यारियाँ, खूब सारे क्रोटन्स तथा और कई सारे पौधों से बगिया सजी रहती। कई बार आसपास के लोग खास उस बगीचे को देखने आते। उसने उस बगीचे में एक नज़र फैलाई और उसे उस बगीचे के भग्नावशेष भी नहीं दिखाई दिए। कुछ अधमरे पौधे तथा कुछ क्यारियाँ जिनमें उग रही घास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। सुबह उठकर वो बाहर आई। वहाँ का वो नीम का पेड़ अभी तक था। हाँ, उस पर एक ज़माने में बंधा हुआ झूला नहीं था। उस झूले पर दादाजी उसे झुलाया करते थे। सामने हार सिंगार का पेड़ था। उस पर बचपन में खेले हुए खेल याद आए। नीचे बिखरे हुए फूल याद आए, सफ़ेद छोटी सी लाल टहनी वाले। वो बकुल का पेड़ जिसकी टहनियों पर बैठकर वो श्लोक, कविताएं वगैरह याद करती, वहीं था गुजरे वक्त का गवाह बनकर। शैले शैले न माणिक्यम, एक श्लोक ये भी था। ज़मीन पर डालियाँ टिकाकर खड़े आम के बगीचे, वे छोटी छोटी पगडंडियाँ, आगे आगे दौड़ने वाली वो और पीछे पीछे दौड़ते दादाजी। नैहर की मिट्टी से मटमैले पैर, बरामदे में झूलती कुर्सी पर बैठी, स्वेटर तो कभी लेस बुनती दादी। इन सब यादों को संजोए हुए ये उसका बचपन और जवानी का आशियाना उससे सदा के लिए जुदा होने जा रहा था। सादी सी लेकिन स्टार्च की हुई साड़ी पहने, जूड़ा बनाए हुए हंसमुख माँ,
कभी बगीचे में रमने वाली तो कभी रसोई में। अपना दुख कभी न जताने वाली वो माता, उसके अस्तित्व से भरा हर कोना बिकने वाला था, मानो उसका बचपन बिक रहा हो। खड़े खड़े उसे उस बैग की याद आई, भाई ने वो लाकर दी। क्या रखा होगा इसने इसमें माँ ने। देखा तो ऊपर ही एक पीला सा पड़ा हुआ खत था। उसने माँ ने लिखा था, मेरी बिटिया, इसमें मैंने तेरा और तेरी बिटिया का बचपन संजोकर थाम कर रखने की कोशिश की है। मेरे पास देने जैसा और कुछ भी नहीं, ये तुझे भी संजोना हो तो संजोना। मन में एक तूफान सा उठ रहा है, कितना कुछ लिखने की इच्छा हो रही है, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे। कैसी कैसी यादें आ रही है। चंद लम्हों भर की नन्ही सी जान को जब बाहों में लिया था, कैसा प्यार उमड़ आया था। मातृत्व ऐसा होता है, पल भर में दुनिया ही बदल देता है। कितनी दुआएं निकली थी दिल से तेरे लिए, कैसी बहारों की तमन्ना की थी तेरे लिए। तेरे हिस्से के सारे गम, राहों के सारे कांटे मैंने मांग लिए थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मेरी आवाज़ सुनकर तूने गर्दन घुमाना शुरू की। तू मुस्कुराने लगी, करवट लेने लगी। सब कुछ मन पर अंकित होता रहा। सहारा लेकर तेरा बैठना, मेरे हाथ से खाया पहला कौर, उंगली पकड़कर लिया पहला कदम, मुँह से पहली बार निकला माँ। कितना संगीतमय था वो। कोने कोने से निकलती तेरी किलकारियाँ। स्कूल का पहला दिन, सहमा सा तेरा चेहरा और नम हो रही मेरी आँखें। इसके अलावा भी और कितना कुछ। तू ब्याह के बाद ससुराल गई तो हर कोने से माँ की गूंज सुनाई देती थी। लगता था अभी किसी कोने से आकर मेरे गले में बाहें डालेगी। फ़ोन बजता तो लगता तेरा ही होगा। दौड़ पड़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई। फिर तेरी बिटिया के जन्म ने एक नई खुशी, नया उल्लास भर दिया। उसके लिए नई नई चीज़ें बनाने में बड़ा आनंद आता। जब तू उस नन्ही जान को लेकर मेरे पास आती और वो मुझसे लिपटती तो एक अजीब सा सुकून मिलता। ब्याह के बाद वो भी ऑस्ट्रेलिया चली गई तो जीवन का एक अध्याय मानो ख़त्म सा हो गया। अंत में इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में जब कभी अंधेरा छा जाए, मन की आंखें खोल देना। उजाला अपने आप हो जाएगा, कोई राह दिख जाएगी। कभी किसी दोराहे में फंसकर किसी मोड़ पर मत रुक जाना। हमेशा धीरज रखना, अंतिम सत्य के दर्शन ज़रूर होंगे। हाँ, दुनिया में नित्य कुछ भी नहीं। जीवन अनित्य से नित्य की ओर का एक प्रवास है। अगर भोर तुम्हारी मंजिल है तो भोर से पहले उठकर सफ़र पर चल देना, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। खैर, तुझे देखने के लिए हमेशा आंखें तरसती रहती हैं। मेरी लाडली, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सुखी रहो, खुश रहो, तुम्हारी माँ। रिमझिम झरने वाले नयनों से, कांपते हुए हाथों से उसने उस बैग में टटोलना शुरू किया। एक फाइल में बचपन में की हुई उसकी चित्रकला के पन्ने थे, पीले पड़े हुए। एक नोटबुक थी जिसमें वो एक ज़माने में सुभाषित लिखा करती थी। दूसरी नोटबुक में उसने उसकी पसंद की तस्वीरें ग्रीटिंग कार्ड्स से काट कर चिपकाई हुई थी। एक थैली में उसके स्कूल की प्रगति पुस्तकें थी, स्कूल कॉलेज की पत्रिकाएं जिसमें उसके फ़ोटो थे, लेख थे। कुछ कपड़े की पोटलियाँ थीं जिन्हें पहले वो स्वयं और बाद में उसकी बेटी गले में डालकर घूमती थी। वे छोटे छोटे दुपट्टे थे, छोटे छोटे फ्रॉक्स थे, कुछ उसके कुछ उसकी बिटिया के, जो माँ ने ही सिए थे। खतों का एक गट्ठा था। कुछ वे थे जो उसने समय समय पर अपनी माँ को लिखे थे और कुछ उसकी बिटिया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने नानी को लिखे थे। एक लकड़ी का डिब्बा था, उसमें अलग अलग मेलों में से खरीदे हुए कांच के तथा पीतल के हार, छोटी छोटी कांच की चूड़ियाँ, छल्ले और झुमके थे।
कुछ कपड़े की गुड़िया थी जो माँ ने पहले उसके लिए फिर उसकी बिटिया के लिए बनाई थी। कुछ छोटे छोटे खिलौनों के बर्तन थे। एक एल्बम थी जिसमें उसके पलने में के फ़ोटो थे के अलावा उसकी बिटिया के बचपन के भी फ़ोटो थे। बहुत देर तक वो वहाँ बैठी रही, फिर कब उठ खड़ी हुई उसे खुद पता नहीं चला। 6 शयन कक्ष, 6 स्नान गृह तथा 3 बैठकों वाला बरामदों से घिरा हुआ वो घर था। वो उसमें घूमने लगी। यहाँ इस खिड़की में एक पुराना ग्रामोफोन हुआ करता था तथा साथ में रिकॉर्ड्स का एक गट्ठा। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, ये सुर उसके कानों में गूंजने लगे। बचपन में इन शब्दों के मायने उसे पता नहीं चले थे। बाद में समझ आई, घूंघट के पट मतलब मानस पटल पर पड़ी हुई अज्ञान की परतें। उन्हें खोला जाए तो अंतिम सत्य का दर्शन होगा। कहो ना आस निराश भई, माँ हमेशा गुनगुनाती थी। फिर जाने कितने ही गाने कानों में गूंजने लगे। ईचक दाना बीचक दाना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। इसी बीच किसी वक्त उसने खाना खाया। शाम में वो फिर सारा परिसर आँखों में मन में बसाने निकल पड़ी। हृदय में कुछ तार टूट से रहे थे। मन में एक असीम दर्द लेकर वो रात में सोई। बड़ी देर से नींद आई। सुबह ट्रक आने लगे। उनकी आवाज़ों से वो जग पई। सामान भरना शुरू हो गया था। देखते ही देखते घर खाली होने लगा। खाली घर में आवाज़ें गूंजने लगी। उसकी ट्रेन का समय हो रहा था। भाई ने कार निकाली। उसने अपने नैहर पर एक आखिरी नज़र डाली। यहाँ एक दिन बुलडोज़र फिरेगा। जिन पेड़ों की टहनियों पर वो कभी खेली कूदी थी, वो सब धराशायी हो जाएंगे। वहाँ सीमेंट के ब्लॉक्स खड़े हो जाएंगे। जो वास्तु उसके लिए कितने मायने रखती थी, वही कितनी क्षणभंगुर बन रही थी। कुछ भी तो चिरंतन नहीं था इस धरती पर। सच ही तो लिखा था माँ ने अपनी चिट्ठी में। उसकी आंखें बार बार छलछला रही थी। वो कार में बैठी, साथ माँ ने दिया हुआ बैग भी था। कार स्टार्ट हुई। घर नज़र से ओझल होने तक पीछे मुड़कर वो देखती रही। सच सभी अनित्य है, यही तो अंतिम सत्य है। घूंघट के पट खोल रे, बार बार ये धुन उसके मन में बजती रही। स्टेशन आ गया। कुछ देर में ट्रेन भी आ गई। आंसू भरे नैनों से उसने अपने भाई से विदा ली और ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन चली तो उसके मन में आया, अब दोबारा वो यहाँ नहीं आ पाएगी। कभी किसी वक्त कहीं और सफ़र करते समय 2 मिनट के लिए स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी तो वो खिड़की से झांकेगी। मन में ख्याल आएगा, कभी यहाँ अपना नैहर हुआ करता था। अनायास दूर जाते स्टेशन की ओर उसने हाथ हिलाया। उस गांव की बिटिया ने अपने नैहर से आखिरी विदा ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और जो कहानियाँ मैं खुद लिखती हूँ वो मैं सुना सकूँगी। नमस्कार।